जानते हो, मेडिकल कॉलेज में आने का मेरा हमेशा सपना था। हमेशा से मैं सोचती थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी। और जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि मेडिकल कॉलेज में जल्दी से पहुंच जाऊं। जो कॉलेज मिला है, स्टिल आई एम सेटिस्फाइड कि मुझे एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज मिल गया। हमेशा एक दिमाग में रहता था कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो फैमिली को कितना प्राउड फील होगा, सब लोग कितनी तारीफ करेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ चेंज्ड। मतलब आने के बाद जो अप्रिसिएशन मिलता है लोगों से, मतलब हर कोई इंसान बात करता है तुम्हारे बारे में, एंड वो मोमेंट ही अलग होता है जब आपके पेरेंट्स को कोई रोक के बोलता है कि सुना है आपकी बच्ची ने नीट निकाला है, वो उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। और फिर जब पेरेंट्स घर पे आके वो बताते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, तो वो चीज़ अलग ही होती है। जब आपके कजन्स आपकी तारीफ कर रहे होते हैं कि हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट करती हैं। और मेरी जर्नी के टाइम पे मुझे लगता था कि हाँ, मेरी भी फैमिली बहुत प्राउड फील करेगी, एंड वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना बाकी है और 1-1.5 महीने के बाद तुम लोग का एग्ज़ाम है। In case you are new to my channel, this is me, Medical Sana Naman, a second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, भागलपुर, बिहार। जैसा कि अभी तुम लोग का एग्ज़ाम में सिर्फ 1.5 महीना बाकी है, कुछ बच्चों की प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चे 670 प्लस 700 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, एंड वो बहुत सुपर एक्साइटेड होंगे कि उनका जल्दी से एग्ज़ाम हो, वो जल्दी से पेपर दें और ख़त्म हो बस ये टेंशन। एंड वो कहीं ना कहीं बहुत ही अपने माइंड में सिक्योर होंगे, सेटिस्फाइड होंगे कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। वही कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स अभी बहुत बहुत कम आ रहे होंगे, 450, 550, एंड उनका जो डर होगा वो पीक लेवल पर होगा। कुछ बच्चों के फैमिली पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगाए हुए होंगे कि मेरा बच्चा तो नीट निकाल लेगा, और उस बच्चे को खुद पे ही नहीं यकीन होगा कि क्या मैं सच में नीट निकाल पाऊंगा या नहीं। वो बच्चा खुद ही इतना कंफ्यूज है कि मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। हर कोई मेहनत कर रहा है, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो भी मेहनत कर रहा है, और जिसके बहुत कम आ रहे हैं, मतलब सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता उस मार्क्स पे, वो बच्चा भी मेहनत कर रहा है। लेकिन बात यह है कि कोई बहुत ही सेटिस्फाइड है और कोई सेटिस्फाइड नहीं है अपनी प्रिपरेशन से। जो भी बच्चे सेटिस्फाइड हैं, अभी उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको हरा देगा, गिरा देगा। क्योंकि ये लास्ट का जो 1 महीना 1.5 महीने का टाइम होता है, इसमें बहुत रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि मेरा तो हो जाएगा, रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सब कुछ आता है, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, अगर ये सब सोचते हो तो फिर लास्ट में वैसे ही बच्चे गिर जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से एग्जाम्पल देखा है। कुछ बच्चे टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, एग्जाम के दिन उनका पेपर खराब हो जाता है। चाहे वो डेस्टिनी हो या जो भी हो, लेकिन उनका डाउनफॉल हो ही जाता है अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो। लेकिन वही अगर कोई बच्चा कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा होता है, कर रहा होता है, कर रहा होता है, तो अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएं। क्योंकि ये लास्ट के टाइम कौन कितना घिस रहा है ना, यही मैटर करता है। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरे 450 नंबर आ रहे, 550 नंबर आ रहे, 650 नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा क्या? ये सवाल तुम खुद से पूछो ना कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तुम हर किसी से क्यों पूछते चलते हो? किसी को तुम्हारे पोटेंशियल के बारे में उतना कैसे पता होगा जितना तुम्हें पता होगा। अगर माना भी तुम्हारे 550 नंबर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां तक तुम्हें पहुंचना, ये तो तुम्हें पता होगा ना, ये तुम्हारा दिल जानता होगा कि तुम वहां तक पहुंच सकते हो। और हर बच्चा चाहता है कि मैं वहां तक पहुंचूं। ये लास्ट का 1-1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1-1.5 महीने में तुम्हें क्या ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे तुम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो, इस वीडियो में मैं वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तुम कोई भी 1 शॉट लेक्चर्स वाले पॉडकास्ट सुन सकते हो, जिसमें तुम्हें 1 घंटे के अंदर सारे के सारे चैप्टर का रिवीजन दे दे, कंक्लूजन दे दे। वैसे तुम रिवाइज कर सकते हो। दूसरी बात, तुम्हें कोई भी चैप्टर रिवाइज करने के लिए, स्पेशली फॉर बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हें बार बार अपनी एनसीईआरटी नहीं पलटनी है। पहले तुम्हें रिवीजन के लिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जहाँ पे तुम्हें लगता है टॉपिक्स तुम्हारे वीक हैं, एक रिवीजन की जरूरत है, उसके बाद अपनी बुक रिवाइज करना है और बुक एनसीईआरटी ही रिवाइज करनी है। तीसरी बात,
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या मैं अगर बायोलॉजी में स्पेशली कि नोट्स रिवाइज कर लूँ, मेरे नोट्स में पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, तो क्या मैं अगर सिर्फ बायोलॉजी का नोट्स रिवाइज कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या एनसीईआरटी बुक पढ़नी ज़रूरी है? नोट्स के चक्कर में कंफ्यूज मत हो। नोट्स तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। एनसीईआरटी से नीट में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट डायरेक्ट। नोट्स में क्या करते हैं कि तुम्हारी एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करके बताते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया ताकि तुम्हें इजी लैंग्वेज में वो समझ में आए, तुम उसको समझ सको, इसलिए नोट्स बनवाया जाता है, ना कि वो तुम्हारी एनसीईआरटी छपवाते हैं उसमें। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, तुम्हारी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। स्पेशली एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है इतनी टफ होती है, ऑब्वियसली पेपर थोड़ा ट्विस्ट करके बनाया जाता है। एक तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ, इजीली समझ नहीं आती बहुत बच्चों को, ऊपर से जो ऑप्शंस देते हैं उसमें वो इतना ट्विस्ट करके देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वहां पे। तो अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि एक तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊपर से तुम ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए जिन भी बच्चों को लग रहा है कि मैं सिर्फ अगर अपना नोट्स पढ़ लूँ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करूँ, इस तरह से टेस्ट भी दूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी तुम्हें हर हाल में पढ़नी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी के ही लाइंस उठा करके डायरेक्ट डायरेक्ट टेस्ट एग्जाम में दे देते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि तुम्हें अभी अपने हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं और बार 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 रिवाइज करना है। अब कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि मैम मान लीजिए मैंने एक चैप्टर पढ़ा, अब मैं दूसरे चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ, 5 दिन के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैंने उस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो मैं उसका रिवीजन बार बार कैसे करूँ? मुझे नहीं याद है कि 5 दिन पहले मैंने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, मुझे फिर से पूरा का पूरा बुक रिवाइज करना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें बस वो अपना 1 पेज 2 पेज का बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करना है। अपने उस शॉर्ट नोट्स को इतना कंसाइज वे में अपनी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बना लो, सारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डाल दो, डाटा डाल दो, डेट डाल दो, सब कुछ डाल दो कि तुम्हारे वो शॉर्ट नोट्स से काम चल जाए। और शॉर्ट नोट्स को हर 2 दिन 3 दिन पे रिवाइज करो। जितना रिविजन होगा उतनी तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। नाउ पॉइंट नंबर 4 कि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी तक। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 12th अभी सही चल रहा है, स्पेशली फ्रेशर जो जिनका 12th स्ट्रांग है, जो बोल रहे हैं कि तो उनका 12th अच्छा है, लेकिन उन्होंने 11th की रिविजन नहीं की और अभी तक एक बार भी रिवाइज नहीं किया। एंड अब उन्हें अप्रैल से मॉक टेस्ट देने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट देना है और अभी उनका पार्ट वाइज टेस्ट चल रहा है। उनका मेजर प्रॉब्लम ये है कि मैं 11th कैसे रिवाइज करूँ इतने कम से टाइम में। ऑब्वियसली पूरा का पूरा 11th रिवाइज करना अच्छे से इन डेप्थ इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुम लेक्चर्स देख सकते हो, वन शॉट लेक्चर्स जो भी हैं। बायो के लिए अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे से पॉडकास्ट वाले भी लेक्चर्स हैं जो आधा आधा घंटे के हैं, 45 मिनट्स के हैं पर चैप्टर, वो सब भी तुम यूट्यूब से देख सकते हो और फिर उसके बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो अगर तुमने एक बार भी अपने 11th की रिविजन नहीं की है। फिर इसके लिए सारे के सारे फॉर्मूला शीट्स, फॉर्मूला नोट्स याद कर सकते हो, लिख लिख के याद कर सकते हो। उसके लिए भी वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो। अब इसमें बात क्या आ जाता है कि सपोज कि मैं फिजिक्स का वन शॉट लेक्चर्स देख रहा हूँ, तो क्या मुझे उसके भी नोट्स बनाने होंगे? तो नहीं, अभी तुम्हारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तुम सिर्फ जो लेक्चर चलाए हो बस वो लेक्चर देखो, जो क्वेश्चन सर करवा रहे हैं पॉज करो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद फिर मिलाओ कि टीचर ने तुम्हें किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया, तुम्हारा क्या तरीका था, सर का क्या तरीका था, तुमने कहाँ पे गलती की, सही तरीके से बनाया नहीं बनाया। दैट्स इट। नोट्स नहीं बनाना है अभी इस टाइम पे, इतना टाइम नहीं है कि तुम लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओ। नोट्स ऑब्वियसली तुमने अब तक बनाए हुए होंगे अपने बहुत सारे चैप्टर्स के। नाउ अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में तुम्हें ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना है, अपनी पूरी की पूरी एनसीईआरटी, नेमिंग, रिएक्शन सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। फिर बच्चे पूछते हैं इनऑर्गेनिक के लिए भी क्या एनसीईआरटी पढ़नी है? हाँ, बिल्कुल पढ़नी है। इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ जाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट आ जाएंगे। एग्जांपल्स डायरेक्ट एनसीईआरटी में उठा करके दे देता है। डी एंड एफ ब्लॉक से बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं और पी ब्लॉक से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो इनऑर्गेनिक के लिए भी तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी, कम से कम 1 से 2 बार पढ़ लेना। और इनऑर्गेनिक के लिए अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि तुम्हारे नोट्स में हर चीज कंसाइज करके दी हुई होंगी, तो अपने नोट्स को इनऑर्गेनिक के लिए अच्छे से रिवाइज करो। अब देखो लास्ट टाइम है तो बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि होगा नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। बस अपने तरफ से अपना पूरा एफर्ट लगा दो, अपनी 100% दे दो। तो तुम्हारा जितना पोटेंशियल है अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल लगा दो कि दिस अटेम्प्ट वुड गोना बी माय फाइनल अटेम्प्ट एंड इस अटेम्प्ट में मैं अपना 100% देने वाला हूँ, इस अटेम्प्ट में मैं अपना सिलेक्शन लेके रहूंगा।
इन लाखों के कंपटीशन में मैं वो एक बच्चा बन के रहूँगा जो एक सीट हासिल करके ही रहेगा। अगर नीट में सिलेक्शन के लिए अपनी नींद कुर्बान करनी पड़े तो क्यों नहीं? अगर अपने सपने को पूरा करने के लिए अगर अपनी छोटे-छोटे कम्फर्ट्स को त्याग देना पड़े तो क्यों नहीं? बहुत सारे बच्चे अभी स्पेशली क्योंकि रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत नींद आती है, बहुत सारे बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। वो बच्चे बोलते हैं मुझे सहरी में उठना पड़ता है, फिर मैं सो नहीं पाता हूँ या फिर मैं पहले सो नहीं पाता हूँ। कैसे पढ़ूँ? टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? तुम बस ये देखो कि तुम जितने घंटे सो रहे हो, 5 घंटा, 6 घंटा, जितने घंटे भी तुम सो रहे हो, कम से कम जितना देर तुम सो रहे हो, उस टाइम पे अगर तुम सो रहे हो तो तुम एक बार में ही अपनी नींद पूरी करो। और बाकी का जो तुम्हारा पूरा का पूरा दिन बचा, वो पूरा दिन तुम्हारा प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि तुम दिन भर में अगर पढ़ रहे हो तो हर 1 घंटे पे तुम्हें नींद आने लग जाए और तुम बार-बार सो। इस तरह से नहीं करना और जब भी नींद आए या तो टहल लो, फेस पे पानी डाल लो, कुछ करो कि तुम्हारी नींद टूट जाए क्योंकि ये टाइम तुम्हारे सोने के लिए नहीं है। अगर तुम सो के गुजार दोगे अपना ये 1 डेढ़ महीना ये अपना कीमती वक़्त, तो फिर 1 साल और अपना वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। या फिर अपने इसी 1 डेढ़ महीने को यूटिलाइज़ करो। किसी भी हालत में 1 सेकंड तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, 1-1 मिनट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने बच्चे जितने भी डिस्ट्रैक्शन में लगे पड़े हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ दो। तो एट द एंड कोई तुम्हारे साथ नहीं देने वाला है। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो नोबडी इज़ गोइंग टू प्रेज़ यू। अभी तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम पे हो सकता है बहुत लोग तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे होंगे कि हाँ, ये बच्चा दिन भर पढ़ता है, ये तो दिन भर पढ़ती है, जो भी। बट अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो वही लोग आके खोट निकालेंगे। क्या होता है अभी के टाइम पे तुम्हें कोई गेट टुगेदर में नहीं जाना चाहिए, अभी के टाइम पे तुम्हें कोई फैमिली फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहिए, कोई इफ्तार के बाद जो एक चाय के स्टॉल पे जाकर के बैठ जाते हैं, एक हब बना लेते हैं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है अभी तुम्हें। क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है, ये तुम्हारी लाइफ़ चेंज हो सकती है इसके बाद। कितने बच्चे कितने सपने बनाए रखते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है। कितने बच्चों के पेरेंट्स सोच के रखते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बनेगा, उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी। एंड अगर तुम अपने इस थोड़े-थोड़े से वक़्त को छोटी-छोटी चीज़ों में वेस्ट करोगे, इन छोटी-छोटी सी डिस्ट्रैक्शन में, तो इस तरह से तो तुम्हारा सारा का सारा टाइम चला जाएगा। फिर तुम्हारे पास वही 1 साल और तुमको अपना वेस्ट करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि तुम अपना अभी का हर एक वक़्त यूटिलाइज़ करो। अपनी नींद को त्याग दो, अपने कम्फ़र्ट को त्याग दो, अपने इन सोशल सर्कल को त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो। एंड अगर तुम्हें कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट आ रहा है, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर कि थोड़ा-सी भी तुम्हें अगर डिप्रेशन भी हो रहा है, थोड़ा-सा डीमोटिवेटेड भी हो रहे हो, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू। मैं कॉन्स्टेंटली बहुत सारे बच्चों के टच में हूँ। मैं अभी इस टाइम पे किसी भी बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं रही हूँ। अगर मेरे पास कोई भी बच्चा आता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ अगर इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है, अगर इसको सच में कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस बच्चे की हर तरह से हेल्प कर सकूँ। यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टा, ऑन माई जीमेल, एनीवेयर एंड जॉइन माई टेलीग्राम। अगर कुछ भी अपडेट देना हुआ तो मैं वहाँ पे अपडेट देती रहूँगी और अगर तुम लोग किसी भी तरह की चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं वहाँ पे वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो जॉइन माई टेलीग्राम एंड आई एम ऑल्सो मेंटर ऑन नेक्स्ट मेंटर। तो अगर तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, like if you want a mentorship with me, you can join there. You can book a session there by using my referral code. लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि मेहनत करते रहो, उस दिन का सोच के मेहनत करते रहो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जिस दिन तुम पहली बार अपने कंधे पे स्टेथोस्कोप पहनोगे, जिस दिन तुम्हें सबके सामने एप्रन पहनाया जाएगा। एंड बस उस दिन का सोच के वो ड्रीम, वो सपना, ये पैशन का सोच के बस मेहनत करो। एंड नींद का क्या है यार, बाद में सो लेना, अभी तो जाग जाओ। कहते हैं ना जो जागा वही सिकंदर। तो और एक लाइन और जो मैं हमेशा अपने पापा से सुनती हूँ, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो क्या तुम खोना चाहते हो? नहीं खोना चाहते हो ना, तो बस मेहनत करो यार, तो रगड़ दो, लग जाओ, अपनी पूरी 100% लगा दो। जब तक मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तब तक घिसते रहना है, घिसते 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 एक दिन तुम भी अच्छा कर जाओगे। I hope this video helps you all. If you like the video, please do like, comment and subscribe, and thanks for watching.